Hello friends, this is Ashwini Sadnarjun. Today we are going to start a very important topic of Indian Contract Act, that is discharge of contract. इससे पहले फ्रेंड्स हमने देखा कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, उसका परफॉर्मेंस कैसे होता है, परफॉर्मेंस किसके द्वारा किया जाना चाहिए, एप्रिसिएशन ऑफ पेमेंट्स क्या होता है. आज हम देखेंगे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. Today's topic is कोई कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कब होता है. देखिए दो चीज़ें हैं, एक होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स. ये दोनों एक ही चीज़ नहीं है. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलग होता है. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं कि जब पार्टीज़ को जो अपना पार्ट प्ले करना है, जब वो अपने आप को इनकैपेबल बना देते हैं या डिनाई कर देते हैं उस पार्ट को प्ले करने के लिए, तब ये कहा जाता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया. डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का हम ये भी कह सकते हैं कि एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अब एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? डिस्चार्ज जो है ये कई तरीके से हो सकता है, जैसे फर्स्ट बाय performance. If both the parties have played their role or their part, then it is called the contract has been performed. And whenever a contract has been performed, it ends. ख़त्म हो जाता है ये. और जैसे ही ये परफॉर्मेंस हो जाएगी, ये कहा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया. मीन्स whenever a contract is discharged, it means both the parties are not bound to fulfill any obligation. जैसे ही कोई कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, अब दोनों पार्टी जो हैं वो फ्री हो जाती हैं अपनी ऑब्लिगेशन को करने के लिए. यानी कि अब उनके ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं रहती है, पार्टीज़ कोई भी ऑब्लिगेशन बियर नहीं करते हैं. जैसे ही कोई कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, उसका परफॉर्मेंस हो जाता है. सेकंड है वाई म्यूचुअल एग्रीमेंट. अगर पार्टीज म्यूचुअली एग्री कर जाते हैं कि चलो इस जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम सीज कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, तो जब भी म्यूचुअली एग्रीमेंट से भी डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. म्यूचुअल एग्रीमेंट से जब होता है तो ये कई तरीके से हो सकता है, जैसे फर्स्ट नोवेशन. नोवेशन में क्या होता है? नोवेशन में अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड इन प्लेस ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट. कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे एक नया कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, उसको इन प्लेस ऑफ नोवेशन कहते हैं. नोवेशन में एक चीज़ याद रखिएगा कि नोवेशन में ये उन्हीं पार्टीज़ के बीच में भी हो सकता है या किसी थर्ड पार्टी के बीच में भी हो सकता है. मीन्स नोवेशन में होता है बिटवीन सेम पार्टीज और अदर पर्सन. कि जरूरी नहीं है कि ये उन्हीं सेम पार्टीज के बीच में हो, उन पार्टीज के बीच में भी हो सकता है और अदर पर्सन भी हो सकता है. ठीक है, तो ये नोवेशन में पुराना कॉन्ट्रैक्ट सीज कर जाएगा, नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा. सेक्शन 62 में ये सब दिया हुआ है. नोवेशन के बाद हमारा होता है रिसेशन. रिसेशन का मतलब होता है कैंसिल करना. रिसेशन का मतलब क्या होता है? कैंसिल करना. कि अगर दोनों पार्टी म्यूचुअली एग्री कर जाते हैं कि जो भी हमारा एग्रीमेंट है हम इसको कैंसिल कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. पार्टी जो है वो ऑब्लिगेशन
पूरा करने से फ्री हो जाएंगे। तो रिसेशन के बाद एक थर्ड हमारा होता है जिसको कहते हैं अल्टरेशन। अल्टरेशन में भी क्या होता है कि पुराना कॉन्ट्रैक्ट सीज हो जाता है, उसकी जगह पे नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है। बस नोवेशन और अल्टरेशन में जो डिफरेंस होता है ये इसमें पार्टी जो है वो सेम रहते हैं। और वी कैन से द अल्टरेशन इज बिटवीन द सेम पार्टीज। नोवेशन में कोई और पर्सन भी बीच में आ सकता है, हो सकता है दूसरे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए नया वाला। लेकिन जो अल्टरेशन होगा इसमें क्या होगा, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा चेंज ही हो जाता है, इसमें उसमें थोड़ा सा चेंज आता है। जैसे अगर नोवेशन और अल्टरेशन को हम एक इलस्ट्रेशन से समझें तो आप कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए ए ने बी से 1000 रुपये लिए, ठीक है। अब ए क्या करता है, बी को कहता है कि भाई देखो अब हम आपको 500 रुपये हमें और दे दो, एक साथ हम 2000 रुपये तुम्हें दे देंगे। तो ए और बी के बीच में भी पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, ख़त्म हो गया और नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया। ये भी हो सकता है कि ए पैसा नहीं दे पा रहा है, सी ने कहा बी से, बोले ऐसा है ए बेचारा गरीब है, ये पैसा नहीं दे पा रहा, हम तुम्हें पैसा देंगे तुम्हारा। तो पार्टी चेंज हो गई, पुराना कॉन्ट्रैक्ट सीज कर गया, तो ये क्या होगा, नोवेशन कहलाएगा। अल्टरेशन में क्या होता है, ए बी को ए और बी के बीच में ही चेंज होगा, यानी कि जो पहले वाला था अल्टरेशन जब होगा तो केवल वो सेम पार्टीज के बीच में होगा, नोवेशन जो है वो अदर पार्टीज के बीच में भी हो सकता है। इसके बाद फोर्थ वन होता है हमारा ये रेमिशन। रिमिट करना, रिमिट करने का मतलब होता है कि जो एक्चुअल हमारा परफॉर्मेंस था उससे कम परफॉर्मेंस को ही पूरी परफॉर्मेंस को मान लेना। जैसे मान लीजिए 1000 रुपये इसको चाहिए थे, अब ए कहे बी से कि भाई मेरे पास तो 1000 रुपये नहीं है, केवल 500 रुपये हैं, आप 500 रुपये ले लो और यार पूरा हमारा जो है वो कर्जा माफ़ कर दो। तो ए अगर इसको मान लेता है कि 500 रुपये में ही पूरा 1000 का कर्जा माफ़ कर देता है तो ये क्या कहलाता है, रिमिशन कहलाता है। इसके अलावा एक और होता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं वेवर। वेवर में क्या होता है कि पूरे का पूरा परफॉर्मेंस वेव कर दिया जाता है, कि जैसे ए कहे कि मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है बी से, और यार हमें माफ़ कर दो और ये जो है आप ख़त्म करो ये। तो ए अगर इसको वेव कर देता, बी अगर वेव कर देता है कि ए से कि तुम पूरा का पूरा पैसा ना दो, कोई बात नहीं, कॉन्ट्रैक्ट हम मान लेंगे, परफॉर्म हो गया। तो वेवर से भी क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज होता है एक तो बाय परफॉर्मेंस, परफॉर्म कर दे पार्टीज। इसके अलावा म्यूचुअल एग्रीमेंट से भी हो सकता है, और म्यूचुअल एग्रीमेंट से होता है नोवेशन, रिसेशन, अल्टरेशन, रेमिशन एंड वेवर। रेमिशन जो है ये आपको सेक्शन 63 में मिल जाएगा, बाकी ये नोवेशन वगैरह जो है ये आपको सेक्शन 62 में ये सब दिया हुआ है। इसके बाद थर्ड आप आ जाओ तो हम कह सकते हैं बाई lapse of time. We have discussed that the performance should be made within the reasonable time and at a reasonable place. And if there is no prescription of time and place, then it should be made within a if there is prescribed time, then it should be made within prescribed time and with prescribed place. And if there is no prescription of time and place, then it should be made within the reasonable time and at reasonable place. तो अब लैप्स ऑफ टाइम का मतलब क्या हो गया कि कोई भी परफॉर्मेंस करने के लिए एक टाइम है ना, वो टाइम अगर लैप्स कर गया तो ये मान लिया जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। अब अगर टाइम प्रिस्क्राइब्ड था तो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड टाइम contract will be discharged, and if there is no prescription of time, then after the expiry of reasonable time contract will be discharged. तो ये 3 तरीके हैं जिससे हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो सकता है। कौन कौन से देखे आपने, एक तो बाय परफॉर्मेंस, और बाय परफॉर्मेंस के बाद बाय म्यूचुअल कंसेंट, और बाय म्यूचुअल कंसेंट के बाद हमारा हो जाएगा
अब देखिए फोर्थ, हमारा हो गया वाई ऑपरेशन ऑफ लॉ, कि बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ कब होता है? अगर डेथ हो जाए या इंसॉल्वेंट हो जाए। इंसॉल्वेंसी और डेथ क्या कर देती है, लेकिन ये डेथ और इंसॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट केवल तब आएगा जब जो हमारा परफॉर्मेंस है वो पर्सनल कैपेबिलिटी पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर पर्सनल कैपेबिलिटी पे डिपेंड कर, फिर से देखिए, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ में ये है कि जब डेथ हो जाएगी या इंसॉल्वेंट हो जाएगा। तो डेथ और इंसॉल्वेंट में कब होगा डिस्चार्ज कॉन्ट्रैक्ट का? जब वो पर्सनल कैपेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। डिपेंड्स अपॉन पर्सनल कैपेबिलिटी ऑफ पार्टी। अब क्यों? क्योंकि अगर ये पर्सनल कैपेबिलिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा तो ये डिस्चार्ज नहीं होगा, क्योंकि इसके जिसकी भी डेथ हुई है, इंसॉल्वेंट हुआ है, उसके जो लीगल आयर हैं वो उसको करेंगे। इसके बाद फिफ्थ, वाई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलग चीज़ है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलग चीज़ है। बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि पार्टीज़ को जो भी अपना पार्ट प्ले करना था उन्होंने उसको प्ले करने के लिए क्या किया, रिफ्यूज़ कर दिया या अपने आप को इनकैपेबल बना दिया उसको परफॉर्म करने के लिए। ठीक, तो जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ये दो तरह से हो सकता है। कैसे? एक तो जो ये कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा वो कब किया जाएगा, एक डेट होगी कि इस टाइम पे इसको परफॉर्म करना है। तो अगर ब्रीच किया जाता है ऑन ड्यू डेट, जो भी डेट ड्यू है अगर उस डेट को किया जाएगा तब ये हमारा कहलाता है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कि अगर जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ये ड्यू, जो भी ड्यू डेट है उस ड्यू डेट को अगर ये नहीं करता है परफॉर्म तो ये कहलाता है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि इस ड्यू डेट से पहले ही ये मना कर दे, बिफोर ड्यू डेट। अगर ये ड्यू डेट से पहले ही मना करता है कि हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, इट इज कॉल्ड एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 39 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कि सेक्शन 39 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। जैसे अगर मान लीजिए ए ने बी को, ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें ए क्या करेगा, 10 kg कुछ भी समझ लो, मान लो शुगर देनी है बी को। मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, ए जो है वो 10 kg शुगर किसको देगा, बी को देगा। और कॉन्ट्रैक्ट इनका हुआ था ये कब देनी है इसको, मान लीजिए इन्होंने कहा कि ये देनी है 10 जनवरी को। ठीक, ए ने बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि ए 10 किलो शुगर जो है वो किसको देगा, बी को देगा। और देगा कब, 10 जनवरी को देगा। तो अगर ए 10 जनवरी को ये शुगर बी को नहीं देता है, यानी कि ड्यू डेट हमारी यहाँ पे क्या है, 10 जनवरी। 10 जनवरी क्या है हमारी
ड्यू डेट है। तो ऑन ड्यू डेट अगर ए इसको परफॉर्म नहीं करता है तो ये क्या कहलाएगा, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। क्लियर। और मान लीजिए अगर ए क्या करे 5 जनवरी को मना कर दे, डिनाई कर दे कि हम आपको ये परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, तो 5 जनवरी को जब ये मना करता है तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि ये ड्यू डेट से पहले ही इसने अपने आप को मना कर दिया है कि हम भाई ये काम नहीं कर पाएंगे। अब देखिए इसके इफेक्ट क्या क्या पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए ए है हमारा, बी से इसने 10 kg शुगर का किया है, देना कब है ये 10 जनवरी को, यानी कि हमारी ड्यू डेट क्या है 10 जनवरी है। तो अगर ये 10 जनवरी को ही नहीं देता है तो ये क्या कहलाएगा, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। लेकिन ये मान लो क्या करता है कि 5 जनवरी को मना कर देता है, या तो डिनाई करता है या रिफ्यूज़ कर देता है। ठीक है, डिनाइल या रिफ्यूजल इसको, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये हो गया। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इफेक्ट इसका ये पड़ जाएगा कि 5 जनवरी को जैसे इसने मना किया, ठीक है, अब बी के पास 2 ऑप्शन है, बी के पास क्या है 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन क्या क्या है, एक तो ये 5 जनवरी को ही क्या कर सकता है, केस फाइल कर सकता है। ये क्या करे 5 जनवरी को ही केस फाइल कर दे ए पे, ठीक है, कि ये हमको परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो अब क्या होगा, अगर ये 5 जनवरी को केस फाइल करेगा तो इसको कंपनसेशन जो मिलेगा वो उस रेट पे मिलेगा जो 5 जनवरी को इसका रेट होगा शुगर का। ठीक, मान लो इसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि ये वेट करे। क्यों? क्योंकि इसको ये लगता है कि 10 तारीख को रेट जो है वो बहुत बढ़ने वाला है, तो ये 10 तारीख तक वेट करे और ये अब क्या करे, जब एक्चुअल ब्रीच हो जाए तो 10 तारीख को ये क्या कर सकता है, केस फाइल कर सकता है। ठीक, 2 ऑप्शन इसके पास रहते हैं। लेकिन टेक्निकलिटी ये है कि जब ये वेट करेगा 10 तारीख के लिए तो जो इसको कंपनसेशन मिलेगा वो तो 10 तारीख के रेट पे मिलेगा। ठीक, लेकिन ए अगर अब चाहे और 10 तारीख को वो कहे कि हम इसको परफॉर्म करेंगे तो बी उसको मना नहीं कर सकता है, ए परफॉर्म कर सकता है, और ए अगर इसको चाहे तो शुगर की सप्लाई कर सकता है, ये कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना जाएगा। ठीक, ये हो गया। इसी में एक इलस्ट्रेशन और बार बार वो देते हैं। जैसे मान लीजिए ए है, ए कोई सिंगर है, इसने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि ये 1 वीक में 2 डेज और 2 मंथ्स तक गाना गाएगी इसके यहाँ। इसने क्या किया कि हर वीक में 2 दिन और ऐसा 2 मंथ्स तक चलेगा। ए बी के यहाँ क्या करेगी, गाना गाएगी। ए कौन है, सिंगर है मान लीजिए। अब ए ने क्या किया कि 6th डे या 6th नाइट जो भी था उस दिन ये नहीं आई, 6th को ये परफॉर्म नहीं करती है, 7th को ये परफॉर्म करती है विद द परमिशन ऑफ बी। 7 को क्या होता है कि ये बी की परमिशन से करती है, मतलब 6 को ये नहीं आई, 7 को बी ने इसको मना नहीं किया, 7 को गाने दिया। ठीक है, अब क्या होगा, 7 को गाने के बाद बी अब इसको मना नहीं कर सकता कि आगे आप नहीं गाओगी, क्योंकि जब इसने 7 को अलाउ किया है इसका मतलब अब ये इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करेगी। हाँ, अगर ये चाहता 6 को ये नहीं आई, 7 को ना गाने देता, मना कर देता, तो ये तोड़ सकता था कॉन्ट्रैक्ट को। बस अभी ये कर सकता है कि 6 तारीख को इसके ना गाने से जो भी नुकसान हुआ है
तो उस नुकसान को कंपनसेट ये कर सकता है ए से। ठीक, तो ये पूरा हमारा कॉन्सेप्ट कहलाता है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे जो है कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिसमें हमेशा ये पूछा जाता है, जैसे कुछ केसेस के नाम ले दिए जाते हैं और ये पूछा जाता है कि ये केस जो है वो किस टॉपिक से रिलेट कर रहे हैं। तो पहला हमारा केस है वो है होचेस्टर वर्सेस डी ला टूर। होचेस्टर वर्सेस डी ला टूर, एक तो ये केस है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे। ठीक है, दूसरा हमारा है फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट। फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट, होचेस्टर वर्सेस डी ला टूर और फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट, these are the leading cases on the topic of anticipatory breach of contract, section 39 of इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये केस लिख लीजिए, ये खूब पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी, कि कभी अगर कोई चीज़ इम्पॉसिबल हो जाता है, जिस चीज़ को हमें परफॉर्म करना है अगर वो इम्पॉसिबल है तो इम्पॉसिबिलिटी भी क्या कर देती है उस कॉन्ट्रैक्ट को, ये कहा जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट अब क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। ठीक, अब इम्पॉसिबिलिटी जो है ये दो तरह की हो सकती है। एक तो हमारी कहलाती है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी और एक हमारी होती है सब्सिक्वेंटली इम्पॉसिबिलिटी। जो सब्सिक्वेंटली इम्पॉसिबिलिटी है इट इज आल्सो नोन एज सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। और सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी मतलब होती है नो कंट्रोल ऑफ पार्टीज। देखिए, अब इम्पॉसिबिलिटी एक तो इनिशियल हो सकती है। इनिशियल का मतलब है एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस इज इम्पॉसिबल। कि जैसे हमने देखा था कि ये मान लीजिए बी से कहता है कि हम आपके बेटे को जिंदा कर देंगे अगर हमको आप 1 लाख रुपया दे दो। तो अब सबको पता है कि मरे हुए को जिंदा नहीं किया जा सकता, तो ये क्या है, इम्पॉसिबिलिटी है। अच्छा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि पार्टी जो है वो उस इम्पॉसिबिलिटी के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और वो क्या हो जाएगा, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी होगी। सेक्शन 56(1) जो है ये बात करता है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी की। एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी होता है इसमें ये वॉइड हो जाता है, लेकिन जो वॉइड होता है वो क्या होता है, एग्रीमेंट। क्यों? क्योंकि ये कभी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट ही नहीं होता है। तो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी में क्या होता है, एग्रीमेंट वॉइड होता है। लेकिन सब्सिक्वेंटली इम्पॉसिबिलिटी क्या होती है कि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो परफॉर्मेंस वैलिड होता है, बट आफ्टर ड्यू टू चेंजेस इन द कंडीशंस और लॉ द परफॉर्मेंस बिकम्स इम्पॉसिबल। कि बाद में इम्पॉसिबल बन जाता है, तो ये क्या होता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। जब सब्सिक्वेंटली होगा तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, इनिशियल होगा तो एग्रीमेंट वॉइड होगा। सब्सिक्वेंटली कब होता है, जैसे मान लीजिए किसी ने हमें ने एक एग्रीमेंट किया कि हमें जो है वो मैरिज लॉन चाहिए मान लीजिए 25 तारीख को, और ये एग्रीमेंट हमने कब किया है, 10 तारीख को। लेकिन जब 10 तारीख को हमने ये एग्रीमेंट किया है तब ये वैलिड है,
परफॉर्मेंस कब होनी है 25 को। मान लीजिए 20 को भूकंप आ जाए और वो मैरिज लॉन ही ख़त्म हो जाए तो क्या हो गया, ये सब्सिक्वेंटली इम्पॉसिबिलिटी है। ठीक, अब सब्सिक्वेंटली जो इम्पॉसिबिलिटी है ये कॉन्ट्रैक्ट को क्या बना देती है, वॉइड, और इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी जो है वो एग्रीमेंट को क्या बनाती है, वॉइड बनाती है। ठीक है, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी इसको कहते हैं, क्यों, क्योंकि इस पे पार्टीज़ का कंट्रोल नहीं होता है। क्योंकि अगर इम्पॉसिबिलिटी ऐसी है जो पार्टीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, तो ये कहा जाएगा कि आपको, क्योंकि इम्पॉसिबिलिटी में ये भी आता है कि जो कंडीशंस आई हैं जिसकी वजह से परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हुआ है वो आपने खुद ना चाहा हो, बल्कि वो ऐसा हो कि जो आपके कंट्रोल से बाहर हो। यहीं पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं इसी के साथ, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ये डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन कहलाता है और ये सेक्शन 56(2) में है। अब होता क्या है कि डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन में प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल होता है कि परफॉर्मेंस हो जाए, लेकिन जो पर्पस होता है, द वेरी पर्पस फॉर विच दैट पर्टिकुलर एग्रीमेंट हैज़ बीन मेड फ्रस्ट्रेट्स, कि जो उसका पर्पस है भाई क्या कर जाता है, फ्रस्ट्रेट कर जाता है। अब पर्पस फ्रस्ट्रेट हो गया है, इसलिए क्या होगा कि मान लिया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट आपका इम्पॉसिबल हो गया है, इम्पॉसिबल की वजह से क्या हो गया है, वॉइड हो गया है। जैसे मान लीजिए एक हम इलस्ट्रेशन लेते हैं यहाँ पे, जैसे ए है, ए ने बी से ये कॉन्ट्रैक्ट किया कि ए बी का जो घर है और उसके सामने जो है वो रोड है, और इस रोड से एक प्रोसेसन जाना है निकल के। क्या है कि ए और बी है, बी के घर है, घर के सामने जो रोड है उससे एक प्रोसेसन निकल के जाना है। अब ए चाहता है इस प्रोसेसन को देखना, तो उसने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम आपकी छत पे जो रूम है वो हमें एक दिन के लिए चाहिए जिससे हम इस प्रोसेसन को देख सकें। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट बी शुड बी अवेयर अबाउट द पर्पस ऑफ ए फॉर विच ए इज गोइंग टू टेक द रूम फॉर रेंट। एक किस चीज़ के लिए रूम लेना चाह रहा है ये पता होना चाहिए। बी को पता है कि ये जो है रूम इसलिए ले रहा है क्योंकि इसको प्रोसेसर देखना है। अब मान लीजिए ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 1 जनवरी को, ठीक है, 1 जनवरी को ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जुलूस निकलने वाला था मान लीजिए ये 10 जनवरी को। अब 8 जनवरी को ही ये पता लग जाता है कि जुलूस अब इधर से नहीं निकलेगा, ये किसी दूसरे रास्ते से जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए रूम भी है, ये रूम लिया भी जा सकता है, सब चीज़ें हैं, लेकिन वो पर्पज जिसके लिए ये रूम लिया जा रहा था, दैट वेरी पर्पज इज फ्रस्ट्रेट्स। और जब ये पर्पज फ्रस्ट्रेट कर जाता है तो ये क्या कहलाएगा कि अब इसका परफॉर्मेंस क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया, और इस इम्पॉसिबिलिटी की वजह से ये जो कॉन्ट्रैक्ट था इनके बीच में ये क्या हो गया, वॉइड हो गया। ठीक, अब वॉइड होने की वजह से क्या होगा, ये इम्पॉसिबिलिटी में आ जाएगा कि इम्पॉसिबिलिटी की वजह से ये वॉइड हो गया सेक्शन 56(2) में। ये जो हमने अभी आपको बताया है ये 3 लीडिंग केस है इस पे। एक तो है आपका क्रेल वर्सेस हेनरी। क्रेल वर्सेस हेनरी जो है वो यही केस है, जुलूस वाला। एक इस पे केस है बेटा टेलर वर्सेस कार्डवेल का। टेलर वर्सेस कार्डवेल का केस हो गया। और एक इम्पॉर्टेंट केस है इस पे सत्यव्रत घोष, सत्यव्रत घोष वर्सेस मगनी राम। ये डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट है। तो आपका हो गया फर्स्ट, ये आपका हो गया सेकंड, और ये आपका हो गया थर्ड। ये लीडिंग केस हैं जो हम कह सकते हैं कि इम्पॉसिबिलिटी पे हैं। अब इसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि ये जो इम्पॉसिबिलिटी होती है ये किस किस वजह से हो सकती है। तो इम्पॉसिबिलिटी एक तो हो सकती है कि डिस्ट्रॉयमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जो सब्जेक्ट मैटर है मान लीजिए वही डिस्ट्रॉय कर जाए। जैसे हमने आपको इलस्ट्रेशन दिया था अभी, कौन सा, मैरिज लॉन वाला।
दूसरा ये हो सकता है कि ड्यू टू चेंजेस इन लॉ में कोई चेंज हो जाए। जैसे 10 तारीख को कोई चीज़ इसको भेजनी थी, मान लो 10 तारीख को मैरिज लॉ नहीं करना था। अब मैरिज लॉ क्या है कि भूकंप से तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन लॉ ये आ गया कि अब लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन में कोई भी चीज़ नहीं खुलेगी, ठीक। तो अब लॉ ने ऐसा कर दिया है कि इसकी परफॉर्मेंस क्या हो गई, इम्पॉसिबल हो गई। तो ये हो गया ड्यू टू चेंज इन लॉ। वॉर की वजह से भी हो सकता है, यानी कि अगर हम कहें तो एक तो है सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय कर जाए अगर, दूसरा चेंज इन लॉ, और थर्ड ड्यूरिंग द वॉर। हम ये भी पढ़ के आए हैं कि वॉर अगर चल रहा है तो वॉर के टाइम में कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया जा सकता है। अब दुश्मन देश जो है उसके साथ कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता है, तो ये भी मान लिया जाएगा कि ये क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। तो ये बेटा हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। अब हमारे जितने भी छोटे छोटे टॉपिक हैं लगभग सब कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारे सिर्फ 2 टॉपिक बचे हैं। एक हमारा बचा है कंपनसेशन वगैरह, डैमेज कैसे मिलेंगे, और एक हमारा बता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। एक लेक्चर का बचा है, इसके बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब देख लीजिए आप लोग, इसको जितना रिवीजन कर लेंगे उतना ही अच्छा हो जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट के बाद फिर हम देखते हैं दूसरा टॉपिक जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। स्टे होम एंड स्टे सेफ। और अगर आपने चैनल अभी तक ना सब्सक्राइब किया हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे के वीडियो टाइम पे मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट।